बिटकॉइन की असली कीमत आखिर है क्या? देखिए, ये सोना तो है नहीं, ना ही ये कोई स्टॉक है। ये कुछ बिल्कुल ही अलग है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी चीज की वैल्यू भला कैसे लगाई जाए, जिसका कोई पुराना उदाहरण ही मौजूद ना हो? बस यही पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यही वो सवाल है जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के भी सिर में दर्द कर देता है। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसकी कोई कमाई नहीं, कोई डिविडेंड नहीं, उसकी कीमत कैसे तय की जाए? आज हम कुछ ऐसे ही तरीकों पर नजर डालेंगे जो इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। असली पैसा मतलब रियल मनी इसी वजह से मार्केट से बाहर बैठा है। फिडेलिटी ने जब इन्वेस्टर्स से पूछा कि भाई आप लोग हिचकिचा क्यों रहे हैं, तो जवाब एकदम साफ था। जैसा कि ये चार्ट भी दिखा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कतें यही हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी वैल्यू का कोई ठोस आधार क्या है, या इसे नापने का कोई भरोसेमंद तरीका भी है या नहीं। तो ठीक है, देखते हैं कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जा सकता है। हम शुरुआत करेंगे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल दुनिया के तरीकों से, फिर क्रिप्टो की अपनी खास दुनिया में उतरेंगे, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक पूरा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वैल्यूएशन पजल की। देखिए, सीधी सी बात है, आप पारंपरिक नियम किसी ऐसी चीज पर लागू नहीं कर सकते जो बने ही नियमों को तोड़ने के लिए हो। बिटकॉइन का कोई सीईओ नहीं है, कोई क्वार्टरली रिपोर्ट्स नहीं आती, तो आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से? तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया में। देखते हैं कि क्या शेयर बाजार और सोने को परखने वाले पुराने आजमाए हुए तरीके इस नई डिजिटल चीज पर भी काम करते हैं या नहीं। ट्रेडिशनल फाइनेंस में मोटे तौर पर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस वाला, जो गाड़ी के हुड के नीचे झांकता है, मतलब कंपनी की सेहत कैसी है, अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस वाला, जिसका सीधा कहना है भाई चार्ट में ही सब कुछ है। उनका मानना है कि कीमत के उतार चढ़ाव में ही पूरी कहानी छिपी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को, मतलब पूरी इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर। आइडिया ये है कि जब महंगाई बढ़ती है, जिसे सीपीआई से नापते हैं, तो लोग बिटकॉइन जैसी चीजों में अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जब ब्याज दरें जैसे कि फेडरल रिजर्व रेट बदलती हैं, तो इसका असर हर तरह के निवेश पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या ये बड़ी इकोनॉमिक ताकतें बिटकॉइन की कहानी को समझा पाती हैं? और यहीं पर चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। जब इन फैक्टर्स को परखा गया तो पता चला कि ये S&P 500 के 95% प्राइस मूवमेंट्स को समझा सकते हैं। सोने के लिए ये आंकड़ा 83% है, लेकिन बिटकॉइन के लिए सिर्फ 71%। ये एक बहुत बड़ा गैप है। मतलब साफ है, कहानी में कुछ और भी है। मतलब ये कि अगर कोई सिर्फ इन बड़े इकोनॉमिक फैक्टर्स के चश्मे से बिटकॉइन को देख रहा है, तो वो कहानी का लगभग 1/3 हिस्सा मिस कर रहा है। ये ऐसा है जैसे किसी पहेली का 29% हिस्सा गायब हो, तो जाहिर है हमें कहीं और भी देखना होगा। और यहीं पर मैदान में उतरता है दूसरा पारंपरिक तरीका, टेक्निकल एनालिसिस। इसकी फिलॉसफी बहुत सीधी है। आपको कंपनी की बैलेंस शीट या इकोनॉमिक खबरों में सिर खपाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी जानने लायक है वो सब कीमत और वॉल्यूम के चार्ट में पहले से ही मौजूद है। ये तरीका 3 बड़े आइडियाज पर काम करता है। पहला, कि जो भी खबर या जानकारी है वो सब पहले से ही कीमत में शामिल है। दूसरा, कीमतें एक ट्रेंड में चलती हैं। और तीसरा, और सबसे जरूरी, कि इतिहास खुद को दोहराता है। मतलब लोगों का जो डर और लालच का साइकोलॉजी है, वो ऐसे पैटर्न बनाता है जो बार बार दिखते हैं। तो ठीक है, ट्रेडिशनल दुनिया की बातें बहुत हुई। अब चलते हैं क्रिप्टो की अपनी दुनिया में। यहां के नियम थोड़े अलग हैं। और पहला नियम शुरू होता है सप्लाई से, यानी कितनी कमी है। और यहीं पर आता है स्टॉक टू फ्लो या S2F मॉडल। ये किसी चीज की कमी या दुर्लभता को नापने का एक तरीका है। ये बस ये देखता है कि अभी कुल कितनी चीज मौजूद है, जिसे कहते हैं स्टॉक, और हर साल कितनी नई बन रही है, जिसे कहते हैं फ्लो। जैसे सोने का S2F रेशियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम उसे बहुत धीरे धीरे ही जमीन से निकाल पाते हैं। यही चीज उसे दुर्लभ और कीमती बनाती है। और आपको बताएं, कुछ समय के लिए तो ये मॉडल किसी जादू की तरह काम कर रहा था। मॉडल जो कीमत बताता था, बिटकॉइन की असली कीमत लगभग उसी के साथ साथ चल रही थी। इसने क्रिप्टो की दुनिया में वाकई एक तूफान ला दिया था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। सोचिए, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज दुर्लभ है, क्या वो कीमती हो जाती है? किसी के घर के कोने में पड़ा कोई पुराना पत्थर भी तो दुर्लभ हो सकता है, पर क्या कोई उसके लिए पैसे देगा? जैसा कि फिडेलिटी ने भी कहा है, कमी या दुर्लभता को वैल्यू में बदलने के लिए डिमांड यानी मांग का होना जरूरी है।
और S2F मॉडल कहानी के इस आधे हिस्से को तो पूरी तरह से नजरअंदाजी कर देता है। और यहीं से हम कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, डिमांड यानी मांग। अगर सप्लाई लगभग तय है तो कीमत को आगे बढ़ाने वाली असली ताकत तो मांग में बढ़ोतरी ही होगी, है ना? डिमांड को समझने के लिए एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क इफेक्ट्स। इसका मतलब बहुत सरल है। जैसे जैसे ज्यादा लोग किसी चीज को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वो चीज सबके लिए और ज्यादा कीमती हो जाती है। सोचिए, दुनिया में सिर्फ एक फैक्स मशीन हो तो वो बेकार है, लेकिन जब लाखों लोगों के पास हो तो वो एक पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाता है। मेटकाल्व्स लॉ इसी आइडिया को गणित का रूप देता है। ये कहता है कि जब यूजर की संख्या 2 गुनी होती है तो नेटवर्क की वैल्यू सिर्फ 2 गुनी नहीं बल्कि 4 गुना हो जाती है। ये एक तरह की एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। हर नया इंसान जो नेटवर्क से जुड़ता है वो उसे सबके लिए कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल बना देता है। और ज़्यादातर कामयाब टेक्नोलॉजीज एक खास पैटर्न फॉलो करती हैं, जिसे एस कर्व कहते हैं। शुरुआत में कुछ गिने चुने लोग ही इसे अपनाते हैं। फिर जैसे ही लोगों को इसकी असली कीमत समझ आती है, एक टिपिंग पॉइंट आता है और इसका अडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और आखिर में जब ज़्यादातर लोग इसे अपना लेते हैं तो ये ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। और कमाल की बात यह है कि जब हम बिटकॉइन के यूजर ग्रोथ को देखते हैं, मतलब कितने नए एड्रेस बन रहे हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही एस कर्व पैटर्न दिखा रहा है जैसा हमने इंटरनेट और सेलफोन के साथ देखा था। ये सिर्फ एक एसेट नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो ठीक है, हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हमारे पास टेक्निकल चार्ट्स हैं, हमारे पास सप्लाई की कमी का एंगल है और हमारे पास नेटवर्क ग्रोथ भी है। ये 4 अलग अलग कहानियां हैं। तो सवाल ये है कि इन सभी धागों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? जवाब यह है कि इन्हें एक दूसरे का विरोधी ना मानकर एक ही टूलकिट का हिस्सा समझा जाए। हर एक हमें एक अलग नज़र देता है। मैक्रो एनालिसिस हमें बड़ी इकोनॉमिक तस्वीर दिखाता है, टेक्निकल एनालिसिस बाजार के मूड को बताता है, S2F मॉडल इसकी कमी की याद दिलाता है और नेटवर्क इफेक्ट इसके ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। तो फिर आखिर में बात क्या निकल कर आती है? बात यह है कि बिटकॉइन की वैल्यू पता करने के लिए कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, कोई एक सही जवाब नहीं है। ये कुछ एक हीरे की तरह है। उसकी असली चमक और कीमत देखने के लिए उसे हर एंगल से, हर रोशनी में घुमाकर देखना पड़ता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और डिजिटल हो रही है, क्या वैल्यू या कीमत का मतलब ही बदल रहा है? भविष्य में किसी चीज की कीमत क्या सिर्फ कंप्यूटर कोड तय करेगा या फिर उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों का नेटवर्क? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हम सब मिलकर आने वाले वक्त में ढूंढेंगे।